लास्ट क्लास में बेसिकली क्या देखा था, रिफ्रैक्शंस, देन टीआईआर देखा था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। तो मिरर का काम हो गया। अब देखते हैं लेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन एराइज होता है कि लेंस होता क्या है। तो लेंस बेसिकली क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम होता है। ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस, एट लीस्ट वन ऑफ विच शुड बी स्फेरिकल। मतलब ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल टू सरफेस से बाउंडेड होता है, ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम होता है, और दोनों में से एक सरफेस क्या होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए। और दो तरह के लेंस होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग टाइप लेंस, और कॉनकेव को डाइवर्जिंग। कन्वेक्स कन्वर्जिंग मतलब जो भी है रे ऑफ एक जगह कन्वर्ज होगा, और कॉनकेव में क्या होगा कि रे ऑफ लाइट क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा, मतलब वो फैल जाएगा। तो फर्स्ट देखते हैं कन्वर्जिंग लेंस। देखो फर्स्ट जो है आपका बाय कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस, एक इधर से बना हुआ है R2 और एक इस साइड से R1, दो सरफेस है। सेकंड है इक्वू कन्वेक्स लेंस है, दोनों RR है, दिस इज। थर्ड वन इज प्लेनो कन्वेक्स लेंस, एक सरफेस प्लेन है और दूसरा कॉन्वेक्स है, इसलिए प्लेनो कन्वेक्स लेंस। फोर्थ वन इज कन्वेक्सो कन्वेक्स, कॉनकेव मतलब एक कॉन्वेक्स है और दूसरा कॉनकेव है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन। तो फोर्थ वन इज द कन्वेक्सो कॉनकेव लेंस है। तो दीज आर द डाइवर कन्वर्जिंग लेंस हो गया, ये आपका कन्वर्जिंग लेंस हो गया, मतलब कॉन्वेक्स। सेकंड है आपका डाइवर्जिंग। तो इसमें फर्स्ट है आपका बाय कॉनकेव लेंस, मतलब दो कॉनकेव को मिलाकर बनाया हुआ है, दिस इज द बाय कॉनकेव लेंस। सेकंड वन इज इक्वू कॉनकेव लेंस है। थर्ड वन इज द प्लेनो कॉनकेव, एक प्लेन है और दूसरा कॉनकेव है, तो प्लेनो कॉनकेव लेंस। फोर्थ वन इज द कॉनकेवो कन्वेक्स लेंस, ये कॉनकेव है, इस साइड का सरफेस कॉनकेव है और इस साइड का सरफेस आपका कॉन्वेक्स है। अब देखते हैं रिफ्रैक्शंस एट ए स्फेरिकल सरफेस, कुछ इस तरीके से। एक स्फेरिकल सरफेस है, जिस दादा लेंस का एक पार्ट की बात कर रहे हैं, लेंस का एक पार्ट की बात कर रहे हैं, स्फेरिकल सरफेस। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये आपका ओ जो है आपका स्फेरिकल सरफेस से डिस्टेंस ओ, मतलब जहां पर आप ऑब्जेक्ट रख रहा है तो उसकी डिस्टेंस क्या है आपका यू है। और एक अल्फा एंगल से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, तो जैसे ही सरफेस पे स्ट्राइक किया रे ऑफ लाइट करने के बाद एक क्या होगा आपका रिफ्रैक्ट हो गया, तो दूसरे साइड से निकल गया। और ये जो है आपका मैंने डैश वाली जो लाइन बताई है, एच दीज आर द नॉर्मल, आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इमेज कहाँ बन रहा है, आई। इस आई से स्फेरिकल सरफेस का जो पॉइंट है एम, इसकी डिस्टेंस क्या है v, दिस इज द इमेज, v इज द इमेज डिस्टेंस, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और r हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब स्फेरिकल सरफेस के सेंटर जो m से c की डिस्टेंस हो गया। और ये अल्फा एंगल से इंसिडेंट हो रहा है रे ऑफ लाइट, और ये आपका नॉर्मल जो और जो रिफ्रैक्ट हो रहा है एट द प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो गामा एंगल से। और नॉर्मल का क्या एंगल है आपका, बीटा। इधर हो गया n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्फेरिकल सरफेस के एक साइड अदर मीडियम है, दूसरे साइड अदर मीडियम है, इसलिए दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग नहीं लिया, और सेम हो तो बात ही नहीं, लेकिन सेम में रिफ्रैक्शन होगा भी नहीं, तो हमेशा मीडियम अलग अलग ही होगा। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम ए मीडियम टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू अनदर रिफ्लेक्ट, वही चीज है जो मैंने अभी आपको समझाया है। अब अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर n2 अपॉन n1, जो कि अपन ने मिरर में ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। n2 इक्वल टू c अपॉन v2 और n1 इक्वल टू c अपॉन v1। c मालूम है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो दैट मीन्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, c अपॉन v। तो आई इक्वल टू क्या हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा। ये कहाँ से हुआ आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा 9th-10th में, कि जो ट्रायंगल का जो एक्सटर्नल एंगल होता है, मान लिया कि इसकी बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल एंगल जो होता है
बाकी जो बचे हुए दो इंटरनल एंगल होते हैं इसके सम के बराबर होता है बेसिकली। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि आपका अल्फा प्लस बीटा एक कुछ तरह से बन रहा है, ये अल्फा है और यहाँ बीटा है, और यहाँ एक्सटर्नल एंगल ए बना रहा है, तो मतलब ये आई जो होगा अल्फा प्लस बीटा के इक्वल हो जाएगा। और आर एंगल जो देख रहे हैं इस वाले ट्रायंगल से बन रहा है बेसिकली। आर आपका बन रहा है दिस दिस, ए आपका डैश वाली है, तो ये आपका है क्या है आर, ये है आपका गामा, और दिस इज बीटा। यहाँ बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आर प्लस गामा, क्योंकि ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल जो होगा वो बाकी बचे हुए इंटरनल एंगल सम के बराबर हो जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बीटा माइनस गामा हो जाएगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट होगा। अब दोनों, अभी स्नेल्स लॉ होता है ये ऑलरेडी पीछे से ही है। तो n1 अब चूंकि साइन थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, तो साइन थीटा को अप्रॉक्स क्या लिख सकते हैं थीटा के बराबर। यहाँ साइन आई आई हो गया, साइन आर आर हो गया, तो n1 आई इक्वल टू n2 आर। अब आई जो पीछे अपन ने निकाला था अल्फा प्लस बीटा, वो आई की प्लेस पर रख दिया, और आर जो आपने निकाला था बीटा माइनस गामा ए आर की प्लेस पे यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। अब देखो ओ एम एम आई और एम सी रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस अप्लाइंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन अप्लाई। ओ एम माइनस यू एम आई वी एम सी प्लस आर, ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो ये ऑब्जेक्ट जो है ना यहाँ रखा हुआ है वो इसके लेफ्ट साइड रखा हुआ है, दिस इज यू, ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन आपका जो इमेज बन रहा है वो अदर साइड बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है, दिस इज वी। और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी जो है वो आपका राइट साइड में भी है, तो आर और वी दोनों पॉजिटिव हो गए और यू निगेटिव हो गए। अब इस वैल्यूज को पुट अप कर देंगे जो पीछे अपन ने निकाला था, चलो उसमें दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ refractive index of the medium and the radius of curvature of the spherical surface। तो ये सब आप किसी भी सरफेस, कर्व सरफेस हो या स्फेरिकल सरफेस हो, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, इस सब की जरूरत नहीं है। अब देखिए कुछ इस तरीके का एक सरफेस लिया, ये वाले पार्ट्स लिया, जो भी डायग्राम है वही चीज है। द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फ्रॉम द डबल कॉन्वेक्स लेंस। अब जैसे इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये इमेज का काम कर रहा है। तो अगर इस वाले सरफेस की बात, जैसे कभी इस वाले सरफेस की बात कर रहा है, दिस इस वाले सरफेस की बात कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ एक इमेज आइकन बन गया। लेकिन जब इस वाले पार्ट्स का भी डिस्कस करना शुरू कर देंगे, तो जो इस वाले पोर्शंस के लिए इमेज का है वो इस वाले पोर्शन के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसलिए मैंने यहाँ C1 लिया, इस वाले पोर्शंस की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और इमेज का नाम यहाँ मैंने I1 दिया, क्योंकि ये जो फर्स्ट वाले पोर्शंस के लिए है, इसके लिए अगर इमेज I1 है तो इस वाले पोर्शन के लिए राइट साइड वाले जो पोर्शंस है उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस। कुछ इस तरीके से देखो, ये हो गया आपका I1, इधर वाले सरफेस के लिए जो इमेज का काम कर रहा था, और इधर वाले सरफेस के लिए, राइट साइड वाले सरफेस के लिए किसका काम किया आपका, बेसिकली ऑब्जेक्ट का काम किया। तो और तो ये क्या हो गया आपका, ये फाइनल इमेज आपका यहाँ पर बना। और इस साइड अपन ने C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 बोल रहे थे, इधर आपका C2, इधर R1 था, राइट साइड R1 था, तो इधर लेफ्ट साइड आपका R2 हो गया। रिफ्लेक्शन एट द सेकंड स्फेरिकल सरफेस। तो वही चीज जो मैंने भी बताया कि द फर्स्ट रिफ्लेक्टिव सरफेस फ्रॉम द इमेज I1 और ऑब्जेक्ट को, लेकिन जो फर्स्ट का जो इमेज था वो सेकंड सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और दिस आर द आई द फाइनल इमेज। तो डायग्राम बनाया था लेफ्ट एंड राइट साइड, उसी की बात कर रहे हैं। जो जैसे फर्स्ट डायग्राम जो था आपका
इस सरफेस के लिए था, इस सरफेस के लिए था। तो यहाँ पर क्या था आपका, ये ऑब्जेक्ट था और दिस इज द इमेज बन रहे थे। इसको अपन ने नाम दिया था I1 और ये आपका C1 था। तो दिस इज U और ये हो जाएगा आपका R1 और ये हो जाएगा आपका V1। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, N2 अपॉन V1 माइनस N1 अपॉन U, दिस इज N2 माइनस N1 अपॉन R1 हो गया, क्योंकि N2 अपॉन U दिस इज V माइनस U होता है, तो इसके लिए आ गया ये फॉर्मूला हो गया, दिस इज इसको फर्स्ट मान लेंगे। और सेकंड जो सरफेस था ये वाला था जो ऑलरेडी क्लियर डायग्राम बना, इसमें जो इसके लिए जो इमेज है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो दिस I1 यहाँ हो जाएगा आपका I, कुछ इस तरीके से, ठीक है। SC2 ये हो जाएगा आपके पास R2, दिस इज के फाइनल इमेज है V है, और ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये ऑब्जेक्ट बता रहा है तो ये U हो जाएगा आपका, इसके लिए V1 है, इसके लिए U हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा N2 अपॉन V, N2 अपॉन V1 इमेज, और ये हो जाएगा U, N2 माइनस N1 अपॉन ये फॉर्मूला N2 अपॉन V, और ये आपका V1, दिस इज V1, और N1 माइनस N2 अपॉन माइनस R, मतलब इसको थोड़ा माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। N1 अपॉन क्या हो जाएगा आपका, ये भी उल्टा लिख दिया मैंने, ये 1 है और ये 2, दिस इज V माइनस V1। तो N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V1, यहाँ माइनस कॉमन निकालेंगे, N2 माइनस N1 अपॉन R2, ये आपका सेकंड हो गया। अब एक काम करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड, N2 अपॉन V1 माइनस N1 अपॉन U प्लस N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V1, तो N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस N2 माइनस N1 अपॉन R2, तो N2 अपॉन V1 इससे एक कैंसिल आउट, तो क्या बच गया आपका, माइनस N1 अपॉन U बच गया, N1 अपॉन V, और इधर से क्या करेंगे, N2 माइनस N1 कॉमन निकालेंगे, ये रिमेनिंग बच गया आपका माइनस N1 अपॉन U, N1 अपॉन V, N2 माइनस N1 कॉमन निकालेंगे, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, दिस इज थर्ड। अब क्या करते हैं, इफ द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी का मतलब क्या हो गया आपका, U इंफिनिटी हो गया, U इंफिनिटी हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, N1 अपॉन U, U इंफिनिटी है तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी तो हो गया 0, तो V जो हो गया, और इमेज जो बनेगा कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, तो इसकी वैल्यू अलग है, N1 अपॉन V की जगह पर F रख दिया, ये वाला पार्ट तो 0 ही हो गया, इधर हो गया आपका N2 माइनस N1 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2,
दिस इज 4। तो आधा आधा लेंस अपन ने कवर अप किया था स्फेरिकल सर्कल। अब दोनों को कंसीडर लेंस एज ए होल कंसीडर कर रहे हैं। पहले तो एक हाफ किया, हाफ किया, अब दोनों को एज ए होल कंसीडर कर रहे हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका R1 और इधर हो जाएगा आपका R2। तो ये था आपका, इधर R1 था और इधर, तो एज ए होल कंसीडर करेंगे तो R1 आपका हो जाएगा पॉजिटिव और R2 हो जाएगा आपका निगेटिव। यहाँ वैल्यू रखते हैं, N1 को क्या करते हैं, इसके नीचे रख देते हैं 1/f N2 अपॉन N1 अपॉन N1 और 1/R1 और R2 को निगेटिव है -1/R2। इसी फॉर्मूले को कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि एग्जाम में आता है, तो याद रखना। बताओ क्या होगा इसका आंसर? कॉन्वेक्स। बोथ बी एंड सी, कॉन्वेक्स भी होगा और बाय कॉन्वेक्स भी होगा, दोनों कन्वर्ट करते हैं। डाइवर्जिंग वही उल्टा हो जाएगा, ए और सी, कनकेव और बाय कनकेव। तो रहने दो, अब देखते हैं लेंस पावर ऑफ लेंस का पावर, है ना। जैसे अपन चश्मे लाने जाते हैं ना तो बोलते हैं ना कितने पावर का, तो उसी पर बेसिस है। मतलब ये बेसिकली पावर ऑफ लेंस क्या मेजर करता है कि जो रे ऑफ लाइट हो रहा है वो कितना कन्वर्ज हो सकता है और कितना डाइवर्ज हो सकता है। मतलब बेसिकली पावर ऑफ लेंस इज मेजर द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग जब लाइट आपके लेंस पे फॉल्स हो। तो पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। मतलब पावर इज इक्वल टू 1/f, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। और इसकी लेंस की यूनिट क्या होती है इसकी जरूरत नहीं है। पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, ये याद रखना। 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर, क्योंकि पावर इक्वल टू होता है 1/f होता है ना। और फोकल लेंथ की यूनिट अगर मीटर में है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पर मीटर हो जाएगा। तो पर मीटर का मतलब क्या होता है आपका, डायोप्टर। अब इसमें अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल, दिस इज, इसको मान लेते हैं ओ, तो मान लेते हैं एफ, तो ए ओ एफ, तो tan लेम्डा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दिस इज एच अपॉन एफ, ये पूरा एच है और ये अपन परपेंडिकुलर एच है और बेस आपका एफ हो गया। तो अगर हाइट को अपन 1 यूनिट ले लेते हैं तो tan इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f, 1/f इज कॉल्ड पावर। और ऐसा यूनिट तो मैंने आपको बता दिया पावर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन कॉन्टेक्ट, दो थिन लेंस को कॉन्टेक्ट में किया। तो कंसीडर टू थिन लेंस A and B of focal length f1 and f2 placed in contact with each other. O is the object placed beyond the focus of the first lens। मतलब ये लेंस है, दोनों को कांटेक्ट में कर दिया गया, दोनों की फोकल लेंथ क्या है f1, एक के दूसरे की f2, दोनों कहाँ कॉन्टेक्ट में, O पर कॉन्टेक्ट में each other। वो हो गया यहाँ ऑब्जेक्ट, और I1 हो गया ये जो फर्स्ट जो लेंस था उसकी इमेज। तो सेकंड के लिए मतलब बी के लिए जो I1 होगा वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये इमेज हो जाएगा I। तो इससे लेंथ यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V1 और V2 V इज द फाइनल इमेज डिस्टेंस और V1 इज द आल्सो इमेज डिस्टेंस। तो वही चीज है जो मैंने बताया है, वही चीज लिखा हुआ आपका।
इसकी जरूरत करनी है। तो इफ द टू लेंस सिस्टम रिगार्ड इक्विवेलेंट, सिंगल फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो थिन लेंस अगर कॉन्टेक्ट लेंस क्या होगा आपका, थिन लेंस अगर कॉन्टेक्ट में है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका। जैसे जो अभी मैंने डेराइव किया था, जैसे क्या डेराइव किया था मैंने, एक तो डेराइव किया था मैंने -n1/u प्लस इक्वल टू n2 माइनस n1 1/r1 प्लस 1/r2। और सेकंड पार्ट था आपका जो फाइनली लाया था n1/f, दिस इज n2 माइनस n1 1/r1 प्लस 1/r2। देखो ये दोनों का यूज करते हैं। अब n2, अब चूंकि थीन लेंस है तो थीन लेंस में बेसिकली थर्ड और फोर्थ को अगर मैं यूज करूं तो देखो इसकी प्लेस पे इसकी वैल्यू जो दिया हुआ है क्या दे रखा है, n1/f। तो इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ रख देते हैं तो क्या हो जाएगा बेसिकली -n1/u प्लस n1/v इज इक्वल टू n1/f। n1 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दें तो -1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। इसको रीअरेंज कर ले तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये दोनों मैंने लेंस मेकर में आपको लिखवाया था। ये आपका हो गया, दिस इज मिरर इक्वेशन। जब लेंस के थिन लेंस की बात कर रहे हैं तो ये आपका फॉर्मूला है। तो जरूरत नहीं है। तो अगर दो लेंस थिन लेंस हो तो 1/f इक्वल टू 1/f1f2। अगर दो से ज्यादा लेंस कांटेक्ट में, एक, दो, तीन, चार में दो से ज्यादा लेंस कॉन्टेक्ट में हो तो इसका फॉर्मूला ये होगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 सबका। और पावर जो हो जाएगा ये हो जाएगा P इक्वल टू फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, ऐसे। एंड मैग्निफिकेशन इज आल्सो दिस, ए मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई। पता है क्या होगा इसका आंसर, डायरेक्टर। डायोप्टर। इसका बता मेजर ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लेंस इज कॉल्ड, पावर। सही है। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू ए लेंस हो गया, अब देखते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्रिज्म। दिस इज प्रिज्म। ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट सरफेस से मिलकर बना हुआ रहता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन एट फर्स्ट फेस ए बी आर, दिस इज फर्स्ट फेस है। इससे इंसिडेंट रे आया आई, एंगल और एल एम हो गया, एल एन हो गया नॉर्मल। तो एयर से किधर जा रहा है, इधर का मीडियम एयर है। और प्रिज्म बेसिकली किससे बना हुआ है, ग्लास से। तो एयर से ग्लास की तरफ है, ए नॉर्मल इस तरह से हो गया, ए इंसिडेंट पे, ए रिफ्रैक्टेड पे। आई वही एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर वन इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इस सेकंड सरफेस पे गया, अब फिर ग्लास से इसमें गया आपका एयर से गया, ये नॉर्मल से दूर भागेगा क्योंकि ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहे हैं। तो ए एम एम नॉर्मल हो गया तो इससे दूर भागा, तो R2 एंड ई हो गया आपका। तो ये सेकंड फेज के लिए जो है, इसके लिए R2 जो हो गया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ई जो हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया AC सरफेस के लिए। और अगर एक ग्लास नहीं रहता तो पी की जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड नहीं होके ये सीधे निकल जाता है। और इधर जो सेकंड सरफेस से जो रिफ्रैक्टिव एंगल है उसको भी पीछे प्रोसीड किया, तो इसके दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया आपका, डेल्टा।
कुछ इस तरीके का। ट्रायंगल ई क्यू आर, इसकी इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। दिस इज ई क्यू आर। तो दिस तो जो डेल एंगल होगा बाकी बचे हुए दो इंटरनल एंगल के बराबर होगा। तो ई क्यू आर प्लस ई आर क्यू के बराबर होगा। अब ये कैसे एंगल निकालोगे? अब चूंकि ए आई है तो ये पूरा एंगल भी क्या हो गया? आई हो गया। पूरे में से आर वन माइनस का आई माइनस आर वन हो गया। और इधर ए ई है तो ये पूरा एंगल ई हो गया। ई में अपोजिट एंगल से ई में से आर टू माइनस कर दिया। दिस इज आर वन, दिस इज आर। अब आई और ई को साथ में रख दिया, आर वन आर टू के साथ में रख दिया। तो इससे क्या निकला कि द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे आर एस and the direction of incident ray PQ is called the angle of deviation। तो डेल जो होगा आपका क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन। ये याद रखना। अब देखते हैं इन दी क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर, मतलब इसकी बात कर रहे हैं। दिस इज ए क्यू, दिस इज एन, अरे आर, ए क्यू एन। तो एंगल ए प्लस क्यू एन आर, ये मालूम है क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये भी आपने 9th में पढ़ा। अब ट्रायंगल क्यू एन आर एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। क्यू एन आर, ये आपका क्या है? आर वन, और ये क्या है आपका? आर टू। इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 हो जाएगा। आर वन प्लस आर टू क्यू एन आर, दिस इज 180 डिग्री। अब एक काम करते हैं, क्यू एन आर की वैल्यू दोनों 180 है, तो अगर राइट इक्वल है तो आपका लेफ्ट भी इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इधर भी क्यू एन आर कैंसिल है, तो मतलब एंगल ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको क्या बोलेंगे? तो एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा वो आर वन प्लस आर टू के इक्वल हो जाएगा। तो आर वन प्लस आर टू इक्वल टू एंगल है। और टोटल डेविएशन अभी अपन ने निकाल रखा था 30। तो आई प्लस ई इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। अब आर वन प्लस आर टू ये जो रखा, इसकी वैल्यू यहाँ रख दी। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला आपका बेसिकली ये हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इमर्जेंट एंगल और प्रिज्म एंगल। That is as the angle of incidence increases, the angle of deviation decreases and becomes minimum and then increases। मतलब जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस आप इंक्रीज कराओगे तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? बेसिकली आपका डिक्रीज कर जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा? वो मिनिमम एंड देन इंक्रीज। जैसे यहाँ से इंक्रीज किया, फिर मिनिमम हुआ, फिर इंक्रीज कर जाएगा। तो मिनिमम कहाँ होगा? जहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस हो इमर्जेंट एंगल के इक्वल हो जाएगा, वहाँ मिनिमम हो जाएगा। फिर जैसे इमर्जेंट एंगल से आगे हुआ तो फिर से इंक्रीज होना शुरू करेगा। दिस मिनिमम वैल्यू ऑफ डेविएशन इज कॉल्ड द मिनिमम डेविएशन। तो डेल इक्वल टू डी एम, मिनिमम डेविएशन कब होगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट एंड आर वन इज आल्सो इक्वल टू आर टू। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से टू आर इक्वल टू ए, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ए बाई टू। और इक्वेशन फोर्थ से क्या हो जाएगा? मिनिमम डेविएशन इक्वल टू टू आई माइनस ए। तो आई इक्वल टू ए प्लस डी एन अपॉन टू, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू प्रिज्म एंगल प्लस मिनिमम डेविएशन अपॉन टू। और इफेक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का एक फॉर्मूला होता है,
N2/n sin I/r, और जो अपर जो I की वैल्यू जो निकाला a+dm/2, ये वैल्यूज यहाँ अपन I की जगह पर रखेंगे, और R की वैल्यू क्या निकाला आपने a/2, R की वैल्यू a/2 यहाँ रखेंगे। तो प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होगा साइन a+dm/2 अपन साइन a/2। अब फॉर अ स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म, अब प्रिज्म का एंगल अगर बहुत छोटा हो जाए, मतलब छोटा हो जाए मतलब प्रिज्म कैसा हो जाए, थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म हो जाएगा तो मिनिमम डेविएशन इज आल्सो वेरी स्मॉल। तो साइन थीटा के प्लेस पे क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे, मतलब जो लिखा ए हो जाएगा। अब इसको इधर भेज देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये क्या हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल है, और इस ए को इधर भेज देंगे, n21 a माइनस ए इक्वल टू dm, और एक कॉमन निकाल लेंगे, ये आपका हो जाएगा मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला। मतलब थिन प्रिज्म डज नॉट डेविएट लाइट मच, मतलब थिन प्रिज्म जो होगा लाइट ज्यादा डेविएट नहीं करेगा, बिकॉज मिनिमम डेविएशंस एक एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड कर रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मटेरियल का कांस्टेंट ही होगा। क्या होगा इसका आंसर, Angle of incidence. डेविएशन। इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे की बात कर रहे हैं, देखना डायग्राम, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिस दिस दिस, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये होता है आपका एंगल ऑफ इमर्जेंट रे, इसके बीच की एंगल को बोलते हैं डेविएशन, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट। As the angle of incidence increases, the angle of deviation first decrease करेगा, then increase करेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको ग्राफ में बताया। अब देखते हैं डिस्पर्सन बाय ए प्रिज्म, कुछ इस तरीके से। व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करवाएंगे तो ये व्हाइट लाइट कितने में, 7 कलर में डिवाइड होता है, 7 कलर में डिवाइड होता है, इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। और 7 कलर्स कौन सा होता है आपका, विजियो, नीचे से वायलेट, सेकंड कलर इंडिगो, थर्ड ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इट इज ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण व्हाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड होता है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ के लिए होते हैं, अलग अलग के लिए, कुछ इस तरीके से। एंगुलर डिस्पर्सन की बात बोल रहे हैं, एंगुलर डिस्पर्सन बेसिकली क्या होता है, दो प्रिज्म आपके, द डिफरेंस in the angle of deviation of any pair of color is called angular dispersion। तो एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, दो कलर के बीच के एंगल का डिफरेंस की बात करें, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ एनी पेयर ऑफ कलर, कोई भी दो, जो विजियो 7 कलर्स जो निकल रहा है उसमें कोई भी दो कलर्स के एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ एनी पेयर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन। यानी कि फॉर 2 कलर्स के लिए की बात करें तो डेविएशन ऑफ वायलेट कलर का मान लेते हैं डेल वी, डेविएशन ऑफ येलो कलर डेल वी, रेड कलर के लिए डेल आई। तो येलो कलर का क्या लिखा अपन ने, डेल वी इज टेकन एज मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। इस तरीके से आप फॉर्मूला ले सकते हैं, मिनिमम डेविएशन फॉर वायलेट, रेड एंड येलो कलर। एंगुलर डिस्पर्सन फॉर वायलेट एंड रेड कलर के लिए इस तरीके से थीटा इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर, और जो जो वैल्यू है यहाँ रख देना, इससे से पूरा आपका एंगुलर डिस्पर्सन फाइंड आउट हो जाएगा। डिस्पर्सन पावर इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म टू डिस्पर्स द लाइट। तो किसी भी मटेरियल की एबिलिटी होती है, जैसे अपन ने
पावर ऑफ लेंस पढ़ाना, तो लेंस का होता है कितना ज्यादा पावर से। इस प्रकार डिस्पर्शन पावर अगर यहाँ बात करें तो किसी मटेरियल की एबिलिटी होती है कि कितने लाइट को डिस्पर्स कर सकता है जब व्हाइट लाइट को अपन प्रिज्म से पास करवाएंगे। और a small angle prism, a thin prism beam is also very small. So it is the ratio of angular dispersion of two extreme colors to their mean deviation. तो angular dispersion अभी पीछे अपन ने निकाला था, this is del v minus del r this, और n2 ये भी पीछे निकाला हुआ है मीन। तो dm क्या था आपका this, ये भी पीछे फाइंड आउट किया हुआ है। The dispersive power is independent of angle of prism and angle of incidence, but depends upon the material of prism. मतलब केवल मटेरियल पे डिपेंड करेगा। The dispersive power of flint glass prism is greater than that of the crown glass. If two prism of angle A and A dash अलग अलग है और refractive index mu and mu dash है are placed together, इसका टोटल डेविएशंस का ये फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2, और ये दोनों वैल्यूज हैं पुट अप करना। डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, एक्रोमेटिक प्रिज्म की बात करें, इधर अपन ने क्राउन प्रिज्म लिया, इधर अपन ने फ्लिंट प्रिज्म लिया, तो एक की डेविएशन ज्यादा, एक की डेविएशन कम है। When two prisms of different material and a specified angle combine such that a ray of white light passes through the combination without dispersion, इसको एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशंस बोलते हैं, माने बिना डिस्पर्शन। टू प्रिज्म या डिफरेंट मटेरियल का एक पार्टिकुलर एंगल पर दोनों को कंबाइन कर दिया। इस प्रकार दोनों को कंबाइन करे कि व्हाइट लाइट जो पास कर रहा है दोनों को में, उसका डिस्पर्शन नहीं हो, विदाउट डिस्पर्शन लाइट पास कर जाए। जैसे व्हाइट लाइट इधर से आउटपुट में एक रे आउट लाइट, इस पर इसी को बोलते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशंस। और इस केस में क्या होता है, डेल angle of deviation is not equal to 0, but angle of dispersion is, एक हर कोर्स में नहीं है, इसको रहने दो, ऐसा नहीं है कोर्स में। क्या होगा, डिस्पर्सिव पावर इज द इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, क्योंकि मटेरियल पे डिपेंड करता है सिर्फ। डिस्पर्सिव पावर ऑफ फ्लिंट ग्लास प्रिज्म इज दैट ऑफ क्राउन ग्लास इज ग्रेटर देन, फ्लिंट ग्लास की डिस्पर्सिव पावर ज्यादा होती है। रेनबो इज फॉर्म्ड बाय द, रेनबो बेसिकली किससे फॉर्म होता है, डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट फॉलिंग एंड रेन ड्रॉप, मतलब डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट। जैसे ही बेसिकली रेनबो भी अपने को रेनी सीजन में दिखते हैं, तो रेन ड्रॉप पर जब आपका सनलाइट पड़ते हैं, सनलाइट फॉल होता है, तो उसके कारण से आपको रेनबो दिखाई पड़ता है। वी ऑब्जर्व रेनबो इन a direction when our back is towards the sun. ठीक है, रेनबो टू टाइप्स होते हैं, प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। तो प्राइमरी रेनबो बेसिकली क्या होता है आपका, द कॉमन रेनबो इज प्राइमरी रेनबो, जनरली जो बारिश में अपने को जो दिखता है, दिस इज द प्राइमरी रेनबो। इट इज कलर्ड बैंड हैविंग रेड ऑन द आउटसाइड एंड वायलेट इन द इनर साइड। रेड आपका आउटसाइड होगा और वायलेट इनसाइड होगा, मतलब विजुअल वाला 7 कलर्स ही होंगे। It is formed due to 2 refraction and 1 reflection of light falling on the raindrop. इसमें क्या होता है, 2 रिफ्लेक्शंस होते हैं कुछ इस तरह से, और 1 रिफ्लेक्शंस हो रहा है, वायलेट एंड रेड कलर। ये ऑब्जर्वर, ये अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, इससे आपका रेनबो का फॉर्मेशन बनता है। बेसिकली 2 रिफ्लेक्शन से और 1 रिफ्लेक्शन से। दिस इज रेन ड्रॉप, इससे सनलाइट फोकस हुआ, तो अंदर रेन ड्रॉप के अंदर रे ऑफ लाइट गया और ये रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ इस तरीके से। इस एंगल से होता है आपका 42 डिग्री। इस तरीके से आपको रेन ड्रॉप सेकेंडरी अगर बोले तो सेकेंडरी है जो प्राइमरी के हेल्प से बनेगा। बेसिकली इट इज फॉर्म ड्यू टू 2 रिफ्रैक्शन एंड 2 रिफ्लेक्शन। प्राइमरी में क्या था, 2 रिफ्रैक्शन एंड 1 रिफ्लेक्शन, इसमें 2 रिफ्रैक्शन एंड 2 रिफ्लेक्शन होगा सनलाइट फॉलिंग ऑन द रेन ड्रॉप। इट इज कलर्ड by having violet on outside and red in inner side.
It is a four-step process. The intensity of light is reduced at the second reflection, and hence the primary rainbow is fainter than the secondary rainbow. अगर light की intensity अगर आप कम कर दो second reflections में, तो rainbow का color भी down हो जाएगा basically. Secondary rainbow की बात कर रहे हैं. So the rainbow visible only when the altitude of sun is less than 42 degree. क्योंकि जब 42 डिग्री रहेगा तो प्राइमरी दिखेगा, और अगर 42 डिग्री से कम एंगल हो सन के एल्टीट्यूड का, तो जाके आपको सेकेंडरी रेनबो दिखने को मिलेगा. द कंप्लीट रेनबो कैन बी सीन फ्रॉम एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड से आप देख सकते हो कंप्लीट. दिस इज फॉलिंग अ रेन ड्रॉप, सनलाइट गया, इससे रिफ्लेक्ट हुआ. अरे अपने सेकंड इस दिखाना मैंने 4-वे प्रोसेस होता है. तो 1 2 2 4 इस तरीके से रेनबो आपको दिख जाएगा. और बेसिकली जब आप एरोप्लेन में जब ट्रेवल कर रहे हैं तो हाई एल्टीट्यूड पे जब एरोप्लेन रहेगा बारिश के बीच में, उस समय आपको एक क्लियर विजिबिलिटी ज्यादा अच्छे से दिख जाएगा.